यार ये स्टार्ट करते हो नेटवर्क पुअर दिखा रहा है, नॉट एन इश्यू। कुछ था होमवर्क में लास्ट वीक? केस हुआ तू आउ होमवर्क तक देवांशी कुछ था होमवर्क में? ना सर मैं नहीं करी, बाकी तू तो एक हसे ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का सम नहीं था ना तो सर ना सर શું આજ કોણ ટ્યુઝ એક લેક્ચર નહીં हुआ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट કાલે જ થયો ને? હા કાલે એક પહેલા कल के થિયરી लेक्चर में क्या વાળા था? હતા, પહેલા થિયરી વાળા હતા, लेवल કાલે ऑफ હતો करंट એમાં એક एसेट्स। પ્રેક્ટિકલ હતું। હા हाँ तो ये प्रैक्टिकल में ફોર્મેટ અને होमवर्क भी हाँ तो નહીં एनु હોમવર્ક નતું આપ્યું, નતું આ આપ્યું કોઈ છે। સમ તમે કરાવી દીધો હતો। अरे यार हाँ तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, હા फ्राइडे को होमवर्क है, क्या मतलब है। बट સર वो सब देख હોમવર્ક लिया ना? આપવાનું બંધ કરી દીધું। હા ખરેખર હોમવર્ક આપવાનું બંધ કરી દીધું, કારણ કે અહીંયા હોમવર્ક આપે ને લોકો બૂમો પાડે છે કે સર એના કરતા તમે બધું પતાવી દો ને यार। अब कल जो आपने समझो यानी कि हाँ कल के लेक्चर में जो आपने एग्जाम्पल देखा ना, वो क्वेश्चन 12 से लेके 15 मार्क का है, सोचो। आउट हाँ सर आटलो एक पॉइंट एक्स्ट्रा है जो आने वाले लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा, यानी 10, 12, 15 मार्क का एग्जाम्पल गारंटेड है, वो आएगा आएगा एंड आएगा ही। तो लास्ट 2 सेशन के अंदर हमने जो भी डिस्कस किया था इट्स अबाउट द थियरी ओनली, फालतू थियरी था, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, बाकी अपने तो मानव आ બધું નહીં જોવાનું, ટેન્શન વેન્શન। હા આપણે 25 આવેલા તો આ રામ્યું થિયરી માં વાંચતો જ નહીં, એટલે હું એફએમ માં તો સામેથી જ કહી દઉં કે ના જ વાંચતા। 25 आएंगे कब? अगर सारे प्रैक्टिकल वाले एमसीक्यू करेक्ट हुए तो। क्लियर? तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो एग्जांपल आपने एक देखा, चलो उसी के बारे में मैं थोड़ा हिंट दे दूं कि वहां पे एक्स्ट्रा क्या हो सकता है। कि वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारा जो फॉर्मेट था, जस्ट अ मिनट, कहाँ गया ये? ओके यहाँ पे है, ये बस पब्लिक को हटा के इधर लाते। यस हाँ ये बस बस आ गया। कंप्यूटर पे अपना ही गेम खेल रहा है, चलो जूम आउट करते। हाँ यस ये जो आपका जो फॉर्मेट था, स्टेटमेंट शोइंग अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि करंट एसेट्स के हमारे मेन 3 कंपोनेंट है, दैट इज अ मटेरियल, डेटर एंड कैश। These are the main 3 components of a current assets. And again मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अगर आप बात करो तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर अगेन मटेरियल को हम 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देंगे। वो 3 ग्रुप हमारे कौन से होंगे? दैट इज अ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो एग्जांपल के अंदर आपको ऑपरेटिंग साइकिल जो आपने डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या हुआ कि पीरियड takes from conversion of a cash to material, material to work in process to finished goods, again to sales and debtors, and ये साइकिल हमारा चलता ही जाएगा। बट हर एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में, यानी कि कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कैश पहले कन्वर्टेड हुआ रॉ मटेरियल के अंदर, वही रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया वर्क इन प्रोसेस के अंदर, वर्क इन प्रोसेस कन्वर्ट हो गया फिनिश्ड गुड्स एंड सो ऑन। तो इट टेक्स अ टाइम एंड सर्टेन पीरियड तक वहां पे कोई इनफ्लो नहीं होगा, सिर्फ आउटफ्लो आउटफ्लो एंड आउटफ्लो। एंड एक बार आपका इनफ्लो स्टार्ट हो गया, तो फिर वही पैसा बिजनेस के अंदर रोटेट होता जाएगा। बट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द फंड नीडेड फॉर दिस डे टू डे ऑपरेशंस, जिसे हम कहते थे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि भाई रॉ मटेरियल के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। हाँ आने वाले सम जो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे जो एग्जाम्पल है ना, वहां पे ऐसा लिखा है एक स्टेटमेंट कि 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, यानी इंफॉर्मेशन तो वही है कि रॉ मटेरियल हमें रखना है एक 1 मंथ ऑन हैंड, वर्क इन प्रोसेस 2 मंथ, डेटर्स 3 मंथ, क्रेडिटर्स 2 मंथ्स एटसेट्रा। बट वहां पे एक एडिशनल सेंटेंस दिया हुआ है कि 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, यानी हमें वर्किंग जो करना है वो वीक्स में करना है, मंथ में नहीं। यानी कि अगर वहां पे अगर एग्जांपल में लिखा हो कि 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, यानी कि मान लो कि मटेरियल का कॉस्ट है हमारा 5 पर यूनिट, गुड मॉर्निंग,
मटेरियल का कॉस्ट है हमारा 5 पर यूनिट। तो यहाँ पे ये क्या होगा, हाँ, तो 5 पर यूनिट हमारा कॉस्ट है। मान लो पूरे जो साल का हमारा प्रोडक्शन है वो है 12,000 यूनिट्स का, तो 12,000 इंटू 5 करोगे तो पूरे साल की हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो पूरे साल की कॉस्ट होगी 60,000। अब कल जो हमने जो एक एग्जांपल सॉल्व किया, अगर वहां पे 1 मंथ हो तो आप क्या करते थे, 1/12, 1 मंथ हो यानी हमारा होल्डिंग पीरियड क्या होगा 1/12, बट इंस्टेड ऑफ 1/12 यहाँ पे आपको बोला है कि 4 वीक्स इज इक्वल टू मंथ। तो ये 60,000 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4/52, यानी जहां पे भी पीरियड मंथ हो वी हैव टू कन्वर्टेड इनटू अ वीक्स, जो आने वाले सम के अंदर होने वाला है। दूसरा, यानी ये कल के सम के अंदर नहीं था। सेकंड चीज कि जो डेटर्स होते हैं सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल्स ओनली। हाँ, एग्जाम्पल में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो टोटल सेल्स इज टेकन एज अ क्रेडिट सेल्स, बट मान लो अगर एग्जाम्पल के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि भाई 80% क्रेडिट सेल्स ओनली, 60% क्रेडिट सेल्स ओनली, यानी यहाँ पे हम कर देते ना कि भाई 5,000 हमारा कॉस्ट है पर मंथ इंटू 2 मंथ, बट ये 5,000 इंटू 2 हम नॉर्मली अगर कुछ भी ना बोला तो 10,000 इनर कॉलम में लिख देते थे, बट अगर आपको बोला है कि आउट ऑफ द टोटल सेल्स 80% सेल्स इज अ क्रेडिट सेल्स, तो अगेन यहाँ पे इंटू 80% करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 80% करना पड़ेगा। एक और चीज हो सकती है, इफ नथिंग इज क्लेरिफाइड इन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में कोई भी क्लेरिफिकेशन ना हो तो मटेरियल आपको कॉस्ट पे लेना है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। बट अगर एग्जाम्पल में लिखा हो कि डेटर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, डेटर्स का हमें वर्किंग करना है बट वो सेलिंग प्राइस पे करना है, तो मान लो हमारी जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर था वो कॉस्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से 7, 5, 3, 15, 5 एंड 20, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल्स। तो आपने जो कल एग्जांपल सॉल्व किया तो उसमें मटेरियल के अंदर 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 एंड अकॉर्डिंगली हमने वर्किंग किया था। बट अगर मान लो एग्जांपल में ऐसा बोला है कि डेटर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन अ सेलिंग प्राइस, यानी सेल्स इज अवर इन्वेस्टमेंट, तो मान लो मंथ की हमारे यूनिट है 5,000, तो ये इंस्टेड ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000 इंटू 20 इंटू 80%, यानी यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जहां पे जितना कैश या क्रेडिट का जो भी परसेंटेज होगा, कैश या क्रेडिट का जो भी परसेंटेज होगा उसको मल्टीप्लाई करके सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। ये मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड आपको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, जब हम लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ कि वर्क पार्टली कंप्लीटेड, पार्टली नॉट। तो इन दैट केस एग्जाम्पल के आज तक कभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हुआ नहीं है माइंड में कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आपको कंप्लीशन के परसेंटेज दिए हो। लास्ट ईयर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग सीखा था, याद है? कॉस्टिंग में कई आवतुं હતું, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 80% कंप्लीटेड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 35% कंप्लीटेड। तो अगर वहां पे परसेंटेज के अंदर भी आपको मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के अलग अलग आपको परसेंटेज दिए होंगे कि ये वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड 100% ऑफ द मटेरियल, 80% ऑफ द लेबर एंड 70% ऑफ द ओवरहेड। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो भाई यहाँ पे कॉस्ट है हमारा से फॉर एग्जांपल 7,000, यहाँ पे था हमारा 5,000, यहाँ पे 3,000। अब नॉर्मली क्या करते थे, हम उसको मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। फॉर एग्जांपल हमें मंथ दिए है 2 मंथ एंड हम अमाउंट इनर कॉलम में लिख देते थे। बट अगर आपको कंप्लीशन के परसेंटेज दिए हो, एग्जांपल में वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आपको कंप्लीशन के परसेंटेज दिए हो कि मटेरियल हमने यूज किया है 80%, वेजिस हमने यूज किया है 70% एंड ओवरहेड वो है 50%। आज तक का अभी ये यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल में आया नहीं है, बट ये चीज एग्जाम में हो सकती है, ये चीज एग्जाम में हो सकती है। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि ये चैप्टर के अंदर बचा क्या
क्लियर? यानी वर्क इन प्रोसेस के अंदर ये आपको परसेंटेज दिए हो सकते हैं। इन केस ऑफ डेटर्स के अंदर या तो आपको कैश एंड क्रेडिट सेल्स के परसेंटेज दिए होंगे, या तो ऐसा बोला होगा कि यू टू कंसीडर ऑन अ सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ कॉस्ट, यानी कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, यानी कि 7, 5 एंड 3 की जगह पे हमें सीधा वर्किंग करना है 20 के ऊपर। तो ये चीज एग्जाम के अंदर हो सकती है। क्लियर? इवन हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर एक थियरी डिस्कस किया था, लेवल ऑफ करंट एसेट्स, यानी कि भाई कितनी करंट एसेट्स आप मेंटेन करोगे, वहां पे पहले एक चार्ट कॉलेज के पैम्पलेट में हुआ करता था, जो पिछले 2 साल से वो लोग डिस्कस नहीं कर रहे, तो भी मैं वो आपको सिर्फ एक हिंट बना के दे दूं कि वो किस तरह से हुआ करता था। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, यानी हंसना मत। एक था लाइक दिस, एक हुआ करता था कुछ, इट्स नॉट लाइक, और है भाई, नहीं यहाँ पे कुछ, हाँ इस तरीके से कुछ आपका चार्ट हुआ करता था। यहाँ पे हमारा था एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट लेवल ऑफ करंट एसेट्स एंड ये है हमारा कॉस्ट। कि जैसे जैसे आपकी करंट एसेट्स बढ़ती जाएगी, जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो कवर किया था वो, जैसे जैसे आपकी करंट एसेट्स बढ़ती जाएगी, करंट एसेट्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्टॉक ज्यादा है, आपके पास डेटर ज्यादा है, आपके पास कैश ऑन हैंड ज्यादा है। तो जैसे जैसे आपकी करंट एसेट्स बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स के अंदर बढ़ेगा, वैसे ही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता जाएगा। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग with the level of current assets. Current assets increase, opportunity cost increase. If the current assets decrease, opportunity cost is decrease. जबकि उसके सामने दूसरा होता था हमारा शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट के अंदर क्या हुआ करता था कि जैसे जैसे आपका करंट एसेट्स का लेवल बढ़ेगा, करंट एसेट्स का क्वांटिटी बढ़ेगा, आपके पास स्टॉक ज्यादा होगा, आपके पास कस्टमर ज्यादा होंगे, आपके पास कैश ज्यादा होगा, तो शॉर्टेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, शॉर्टेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यानी जैसे ही आपका लेवल ऑफ करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो आपकी शॉर्टेज कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अगर आप ज्यादा करंट एसेट्स मेंटेन करोगे, यानी कि कैश ऑन हैंड, डेटर्स एंड इन्वेंट्री के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, मींस वी हैव टू सैक्रिफाइस अवर प्रॉफिटेबिलिटी, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। बट करंट एसेट ज्यादा हो तो प्रॉफिटेबिलिटी कम, लिक्विडिटी ज्यादा। एंड उससे उल्टा अगर करंट एसेट्स कम हो तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा एंड लिक्विडिटी कम। तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपको ये जो टोटल कॉस्ट है उसको बैलेंस करना है कि आपको इस तरीके से, यानी कि अराउंड दिस पॉइंट, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करता है ना, हाँ इट्स नॉट अ एग्जैक्ट लेवल बट रफली इतना आपके पास करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज लिक्विडिटी, वो दोनों चीज आपकी बैलेंस हो जाएगी, वो दोनों चीज आपकी बैलेंस हो जाएगी। दूसरा, अभी एक और थियरी जो मैं आपको के साथ शेयर करना है, जिसका मैं वीडियो लेक्चर नहीं बनाने वाला, मुझे बहुत कंटाला आ रहा था, फालतू थियरी है इसलिए, तो मैं वो आज यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। માનવ આપણે જરૂર નહીં થિયરીની, આ તો જસ્ટ પ્રોગ્રામ માટે કે પેમ્પલેટમાં આજે પણ સર કોઈ જગ્યાએ वीडियो लेक्चर में देखा नहीं। हाँ ये वाला जो है ना, एसेट्स फाइनेंसिंग पॉलिसी, स्क्रीन पे दिख रहा है, पेज नंबर आई डोंट नो, मैंने पेज नंबर हाइड किया हुआ है, तो एक मिनट, हाँ ऐसा कुछ चार्ट है।
હા મને ખબર જ છે. તો ઓડિટમાં શું કરો, થિયરીમાં કંટાળો આવે તો હે અભિષેક? ઓડિટમાં મજા આવે છે કે નહીં? શું ના ભણજો ને તો લેવાઈ जसो. मैक्सिमम केस स्टडीज वहीं पे आने वाली है. तो मैं एक ही चार्ट के अंदर, यानी ये जो चार्ट है एक्चुअली आपकी टोटल रिक्वायरमेंट ये है, फंड की रिक्वायरमेंट, ये हमारा पीरियड है और ये हमारी फंड की रिक्वायरमेंट है. यानी मैक्सिमम अगर आपका जो पीक सीजन होता है तो वी नीड इतना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. जैसे ही हमारा सीजन खत्म हो जाएगा तो हमारी रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड इट्स सो ऑन. तो अब कहने का मतलब है कि जो भी हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो कैपिटल को रिक्वायरमेंट को हम 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं. कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हम 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं. एक होता है रिक्वायरमेंट फॉर अ परमानेंट एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स, एंड ओवर द नंबर ऑफ इयर्स. यानी आज आपने अगर फिक्स एसेट्स के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वेदर इट्स अ बिल्डिंग और अ लैंड और अ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स एटसेट्रा, तो ऐसा नहीं होता कि हर साल वहां पे इन्वेस्टमेंट हो. तो 8-10 साल के लिए जो फिक्स एसेट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है. 8-10 साल तक वहां पे उतना कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आता, सिवाय कि अगर आपने कोई एक्सपांशन किया हो या वन ऑफ द यूनिट आपने बंद कर दिया हो. तो ये देखो, ये जो हमारा लाइन जो जा रहा है ऑलमोस्ट स्ट्रेट है फिक्स एसेट्स का, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय फिक्स एसेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कांस्टेंट होती है. नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल. परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि एसेट्स नीडेड फॉर अ डे टू डे ऑपरेशंस. यानी कि कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ हमें डेटर्स चाहिए, कुछ हमें कैश बैलेंस चाहिए. उसमें से ये जो हमारा बॉटम पॉइंट है, ये 1, ये 2 एंड ये 3, जिसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है. यानी कि कोई भी सिचुएशन, मार्केट का कोई भी कंडीशन, हम कोई भी ऑपरेशन लेवल पे काम करें, एक मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स हमें चाहिए ही चाहिए. मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स हमें चाहिए ही चाहिए, उतना तो हमें फंड रिक्वायरमेंट ही है. एंड ये जो कर्व जो ये दिख रहा है, ये लाइन, ये होता है अकॉर्डिंग टू अ सीजन, कि पीक सीजन आएगा तो टेम्पररी 2-3 महीने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. जैसे ही हमारा सीजन ओवर, वो रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, एंड सो ऑन, अप्स एंड डाउन्स ये आता जाएगा. तो यहाँ पे 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी काम करती है. एक स्ट्रेटेजी ऐसा कहता है कि ये जो परमानेंट रिक्वायरमेंट है, परमानेंट का मतलब क्या हुआ, ये फिक्स एसेट्स, वी नीड दिस फंड. ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो जो हमें परमानेंटली चाहिए, यानी कि इट्स नीडेड फॉर अ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, या 5-10 साल के लिए आपको जो भी फंड चाहिए, तो उसके लिए वी गो फॉर अ लॉन्ग टर्म फंड. यानी कि फिक्स एसेट्स प्लस परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी ये यहां तक का जो फंड है, यहां से लेके ये वाला, ये फंड जो है ये आएगा इक्विटी शेयर्स, या तो प्रेफरेंस शेयर्स, या तो डिबेंचर, या तो टर्म लोन. ये फंड आएगा उसमें से. एंड ये जो टेम्पररी रिक्वायरमेंट है, ये टेम्पररी रिक्वायरमेंट कहां से आएगी, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, क्रेडिटर्स या सप्लायर को क्रेडिट पीरियड एडजस्ट करने के बाद. यानी कि अगर पीक सीजन पे होगा तो मान लो 2-3 महीने के लिए हमने टेम्पररी लोन ले लिया, या बैंक ओवरड्राफ्ट, या तो कैश क्रेडिट ले लिया. एंड जैसे ही हमारा पीरियड खत्म हो गया, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम रीपे करके फंड यहाँ पे आएंगे वापस. हमारा जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा, अगेन वी गो फॉर दिस एडिशनल रिक्वायरमेंट. यानी कि जो टेम्पररी रिक्वायरमेंट है उसके लिए टेम्पररी फंड, एंड जो परमानेंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए परमानेंट फंड. तो ये हुआ एक अप्रोच. दूसरा अप्रोच ऐसा कहता है, जो नीचे कंजर्वेटिव में दिया है, कि ये पूरा का पूरा पैसा लॉन्ग टर्म में से, यानी कि इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर उतने इश्यू कर दो कि उसमें से हमारे परमानेंट फंड की भी रिक्वायरमेंट एडजस्ट हो जाए एंड टेम्पररी फंड की भी रिक्वायरमेंट एडजस्ट हो जाए. बट वो नेगेटिव अप्रोच है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा शॉर्ट टर्म प्रीफर करो, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म प्रीफर करो. यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स ना कभी शॉर्ट टर्म एसेट्स में से आनी चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म जो हमारी लायबिलिटी है ना वो शॉर्ट टर्म में से, या शॉर्ट टर्म ना कि लॉन्ग टर्म में से. तो ये जो एक हमारा थियोरेटिकल जो पोर्शन था वो जानबूझ के मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर स्किप किया था, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो 45 में से 30 लोग तो चैट ही कर रहे हैं. किसके साथ कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, हाँ बट मैं
रैंडम में स्क्रीन कर रहा हूं ना, तो 10-10 के ग्रुप में जाओ तो हर 10 में से 6 लोग या तो इंस्टाग्राम पे अभी लाइव मुझे दिख रहे हैं, या 2-3 के तो मैसेज मुझे भी आया कि सर बंद करो ना व्हाट्सएप पे बोल। यहाँ पे चैट बॉक्स में आ लिख के वो पॉपअप के अंदर मुझे आया व्हाट्सएप के अंदर, सर वो कंटाड़ा छोड़ी दो, है ना, आवे जाने। हाँ सर, હા જો હું એ જ કહું, હમણાં તું અનમ્યુટ થઈશ સર, કોઈ અનમ્યુટ કરે કે ના કરે પણ તું હમણાં અનમ્યુટ થવાનો જ હતો, આઈ નો વેરી વેલ। ओके, नॉट एन इश्यू, क्योंकि होमवर्क था ही नहीं। सर नींद आ रही है तो कौन लोरी सुनाए, मैं सुनाऊं या मेरे बाजू में सुकेतु सर भी है, हाँ वो अच्छी लोरियां सुनाते हैं, या कोई लोरी वाला सुकेतु सर एक वीडियो अपना डाउनलोड करते हैं यूट्यूब पे से, वो शेयर करते तो अभी आधी क्लास ऐसे ही सो जाएगी, है ना, नॉट एन इश्यू। नेक्स्ट वीक से आपका प्रैक्टिकल का होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा, हाँ यानी एंड आने वाला लेक्चर यानी अपना नेक्स्ट लेक्चर कब होगा, फ्राइडे को। हाँ फ्राइडे का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट, 12 से 15 मार्क का सम है, 12 से 15 मार्क, यानी पूरा पैम्पलेट एक तरफ और वो एक लेक्चर के 2 सम एक तरफ, यानी नेक्स्ट लेक्चर के दोनों एग्जाम्पल ध्यान से 2 बार 3 बार आराम से लिख लेना, एक ही सम होमवर्क में दिया है तो वो भी कर लेना, ठीक है। तो इस बार वो पेंडिंग होमवर्क जो काव्या दीदी या बाकी जो सुपरवाइजर मुझे भेजते हैं कि इतने लोगों ने होमवर्क नहीं किया, अभिषेक तेरा नाम हमेशा होता ही है उसमें ना, હું હોમવર્ક કરવાનું સર, આપણે બી હોમવર્ક કરી લઈશું તો ઝૂમ માં શું કરીશું કે अभी तो वही करेंगे कि होमवर्क के एग्जाम्पल हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। होमवर्क करने का नहीं, भले ना वो पेरेंट्स के ऊपर मैसेज जाए नॉट डन, वो तो सर ने ही बोला है कि होमवर्क के एग्जाम्पल तो हम क्लासरूम में करने ही वाले, तो वहीं पे हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ देख मानव का आ गया देख, एक्सपेक्टेड जितने लोग मैंने एक्सपेक्ट किया तो उतने लोगों ने थम्स अप किया हुआ है, गुड। चलो कोई बात नहीं, जिसको जहां पे भी जाना है, जिसके साथ भी जाना है, पहली फुर्सत में निकलो, टाटा बाय बाय। બાય સર। हाँ जिसका डाउट है वो डाउट सॉल्व करके जाना, ये तो जिनको जाना है उनके लिए मैंने छोड़ दिया। બાય સર। बाय 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 बाय, जल्दी निकल, जल्दी जा जल्दी जा। आ बाजू निजामपुरा बाजू निकले तो मरता जैसे, हाँ बाय बाय બાય સર। बाय सर। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। कॉलेज की कोई अपडेट्स, कहाँ गए है कि नहीं साक्षी, हाँ है ना साक्षी। सर लास्ट वीक मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किए। आओ चालो यार, આ થર્સડે કરીશ એટલે કહીશ। ઓકે હા એ તો ખબર પડી જશે, કશું જ નથી, એટલે આજ ચાલવાનું છે અત્યારે। વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ ના એક્ઝામ્પલ કોલેજમાં સ્ટાર્ટ થશે હવે। યસ પિનલ, ડન। પેલા માનવ હજી તું છે, શું થયું કારણ નથી તારો અવાજ આવતો, સર અવાજ નહીં આવતો, મારથી મીટિંગ એન્ડ બી નહીં થતી, હે ને। एनीवेज हाँ मैं एक बार मैसेज में चेक करूँ किसी का कोई मैसेज है, नहीं, ओके चलो बाय बाय।